नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। खेती किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, आइए जानने के लिए सबसे पहले नजर डालें सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, किसानों को किया जा रहा है जागरूक। मूंग और संतुलित उर्वरक का किस तरह से करना है उपयोग, जानकारी दी गई कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा द्वारा। बीते साल के मुकाबले 12.5% बढ़ी गेहूं की खरीदारी, लगातार सरकारी एजेंसियां खरीद रही हैं किसानों से गेहूं की उपज। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। आइए अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसने हाल ही में 5 वर्ष पूरे किए हैं। इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जा सके और उन्हें जागरूक बनाया जा सके, इस दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं इस योजना के CEO डॉक्टर आशीष बुटानी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने दूरदर्शन किसान संवाददाता से बातचीत करते हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस पर लगातार बल दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं इसमें बीमित हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के CEO आशीष बुटानी जी हैं। सर, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है 5 साल सर पूरा हो चुका है, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बड़ी मैंने एक जर्नी हमने पूरी की 5 साल की। जब स्कीम आई थी 2016 में, काफ़ी मंथन करने के बाद स्कीम बनाई गई। राज्यों से जितने भी हितधारक हैं उन लोगों से मंथन किया गया और इसमें कई सारे हमने प्रयोजन लेके हम आए। टेक्नोलॉजी की बात हमने की, हमने बात की हम किसानों के आंकड़े एक जगह पे इकट्ठे करेंगे, उनके अकाउंट में पैसे भेजेंगे। बहुत कुछ हमने बातें की, कैसे फसल कटाई प्रयोग करेंगे, उसके हम कैसे ऐप बनाएंगे, कैसे उसका भी हम सुपरविजन करेंगे। और 5 साल में बहुत हमने सीखा, योजना में किया और उसके हिसाब से हमने बदलाव भी किए। अगर आप देखेंगे 2018 में हमने स्कीम में पहली बार संशोधन किया। एक बड़ा संशोधन पिछले साल फरवरी में किया गया स्कीम में, जिसमें कुछ प्रमुख हमने जो मुद्दे थे, जो किसानों की मांगे रही हैं, जैसे कि सब किसानों के लिए जो स्कीम को स्वैच्छिक कर देना, वो हमने किया। और दूसरा, हमने अपने जितने भी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के भाई बहन हैं उनके लिए 90-10 का हमने अनुपात पे सेंट्रल शेयरिंग पैटर्न को चेंज किया और टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर व्यापार इसमें जो प्रयोग करने का हमने निर्णय लिया और कई सारे प्रयोग हमने ऑलरेडी कर लिए हैं स्कीम में। और कोशिश जारी है कि जितने भी विसंगतियाँ हैं जो सिस्टम में है, प्रोसेस में है, मैं स्कीम की बात नहीं करूँगा। अब ये स्कीम एक ऐसी है जिसमें आधार जो है वो फसल कटाई प्रयोग के ऊपर जो आंकड़े, जो प्रयोग खेतों में किए जाते हैं, उसमें जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजी के आधार पर उसका आकलन कर सकें जिसमें किसी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जो आदमी के इंटरवेंशन से बाहर हो, सिस्टम ड्रिवन हो, टेक्नोलॉजी आधार पर हो और पारदर्शी हो। कोई भी आदमी जब भी चाहे उसका आकलन कर सकता है, आंकड़े चेक कर सकता है कि सही है या गलत है। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जिससे कि स्कीम स्वचालित हो, खुद चले और जितनी ये जो विसंगतताएं मैंने बताई ये दूर हो जाएं और स्कीम आराम से चले। सब किसानों को पता रहे कि जितना मेरा नुकसान होता है मेरे को बीमा की राशि मिलेगी, समय से मिलेगी, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। वो बड़ी एक जद्दोजहद है कि समय से किसान को पैसे मिलें। कई राज्यों में जो उनका जो राज्यांश है देने में देरी होने की वजह से कुछ राज्यों में किसानों को बीमा की जो क्लेम है थोड़ा देरी हो रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो 5 साल में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी का व्यापक प्रयोग हुआ है और बहुत आगे हम बढ़ गए। 5 साल में वो स्कीम आज नहीं है जो 5 साल पहले थी। सर, ख़ास तौर से अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है सर। इसमें सर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं किसान, और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कि इसमें बीमित होने के लिए क्या सर ये कोरोना कुछ प्रभावित किया है? कोरोना में नंबर्स किसानों की जो संख्या है, जो बीमित किसानों की संख्या में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं जो किसान बैंकों से ऋण लेते हैं, जो ऋणी किसान हैं, वो तो ऑटोमेटिक बीमित हो जाते हैं। तो उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में कोरोना हो ना हो वो अपना घर बैठे हैं, बैंक ही उनको बीमित कर देता है। जो किसान गैर ऋणी हैं उनको हाँ कॉमन सर्विस सेंटर पे आना है, हमारा जो जन समुदाय केंद्र है उस पर आना है। फिर भी कोरोना के काल में भी राज्यों में जो किसानों की संख्या
अनुपात कुछ राज्यों में घटा है, कुछ में बढ़ा है, तो बराबर ही समझूंगा एक तरीके से। छोटा मोटा ही बहुत मामूली सा फ़र्क आया है, खास फ़र्क नहीं आया है। और जितने किसान हम भाई हमारे जिनके क्लेम जाने थे, हमने मेहनत करके राज्यों से बात करके, कंपनियों से बात करके उनके भुगतान फटाफट करवा दिए, जिससे कि इस समय में किसान को पैसे की ज़रूरत है, उसको लाभ मिले, क्लेम का जल्दी से जल्दी मिले। जी सर, ये अभी जैसे कुछ किसान का ये भी रहता है धारणा कि हाँ, हमें ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनियां हैं बीमित करने वाली, जिसके बारे में एक ऑथेंटिसिटी की बात है। तो उस पर सर क्या आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि हाँ, यहाँ पर अगर हम इस कंपनी से बीमित हो रहे हैं तो मुझे ये क्लेम मिलना ही मिलना है। देखिए, आपको पता है कि हमने 19 कंपनियों को अभी पैनलबद्ध कर रखा है। पिछले साल तक 18 कंपनी थी। उन कंपनियों के बीच में ही राज्य निविदा करते हैं और सबसे कम जो लोएस्ट टेंडर होता है उसको काम दिया जाता है। और जो भी किसान बीमित होते हैं, जो किसी कंपनी को भी काम मिलता है, उसकी सूचना राज्य सरकार और कंपनी और बैंक अपने उस राज्य, उस अंचल में, उस ज़िले में फैलाते हैं। हमने एक बड़े व्यापक पैमाने पे प्रचार प्रसार का काम केंद्र की तरफ से भी निगरानी में शुरू कराया है राज्यों में, उससे भी प्रभाव पड़ा है। 1 नंबर। 2 नंबर, जितने भी किसान बीमा खरीदते हैं बैंकों से, उनको एक बड़ी शिकायती की रसीद नहीं मिलती। हमें बीमा हो जाता है, हमको पता नहीं हमारा कितना रकबा का बीमा हुआ, किस कंपनी में बीमित हुए हम, और कितना हमारा सम इंश्योर्ड है, कितना हमारा पैसा कटा। हर किसान को, जो भी ऋणी किसान है, उसको एक अब रसीद दी जाती है, जो कंपनी सीधे उसको पोस्ट ऑफिस से इनलैंड लेटर द्वारा पहुँचाती है उसके घर पर। जो किसान कॉमन सर्विस सेंटर में आते हैं, गैर ऋणी किसान जो हैं, उनको रसीद हाथ के हाथ पैसा जमा करते ही वहीं पर ही मिल जाती है। उसमें लिखा होता है कि कौन सी कंपनी में आपका बीमा हुआ, किस फसल का, कितने रकबे का बीमा हुआ, कितने पैसे आपने दिए, कितने राज्य सरकार दे रही है, कितने भारत सरकार दे रही है, और आपको अगर शिकायत है या बीमा के बारे में कुछ पता करना है तो किस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जानकारी उनकी रसीद में लिखी होती है। जी सर, अगर जैसे रबी की बात करते हैं, खरीफ फसल की बात करते हैं, तो इसको सर किसान कब इनरोलमेंट करवाना है, कब नहीं करवाना है, इसके लिए जानकारी के जो स्रोत है सर क्या है और किस तरह से आप मुहैया करवा रहे हैं? देखिए, अब जैसा आप बताएं, 6ठा साल है योजना का। 5 साल में राज्यों में, हर गांव में, हर इलाके में, ज़िले में लोगों को पता है कि आखिरी तारीख क्या है। अगर हम मोटा मोटी देखें, 31 जुलाई आखिरी तारीख है खरीफ की, 31 दिसंबर है रबी की। राज्यों में और राज्यों के बीच कुछ फसलों के लिए अलग अलग मानदंड हो सकते हैं, अलग तारीखें हो सकती हैं। एक हम अगर मोटा मोटे देखें तो ये तारीखें हैं, और इसमें राज्य सरकार जो आपके अधिसूचना जारी करते हैं, उसकी जानकारी अब गांव-गांव में पहुंच गई। राज्यों में, गाँव में पता है कि तारीख क्या है। उसमें प्रचार प्रसार के पेपर में इश्तिहार देना, टीवी पे खबर करवाना और पैम्फलेट बंटवाना, बैंकों के थ्रू सूचना करवाना, सब तरह के जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम है उनका व्यवहार किया जा रहा है। सर, 1 जुलाई से लेकर के और 7 जुलाई तक एक सप्ताह के साप्ताहिकी आप जो सर प्रोग्राम आप मना रहे हैं, सर ये क्या है और किस तरह से किसानों को आप जागरूक करेंगे? देखिए, हमने हर साल अब ये निर्णय किया, हम 1 जुलाई से 7 जुलाई PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाएंगे। उसमें हमने 75 ब्लॉकों का चयन किया है, जो पिछड़े ज़िले हैं, जहाँ पर इसमें इंश्योरेंस का या बीमा की इतनी पकड़ नहीं है, रकबा कम है, जो बीमित आपका जो फसल का रकबा कम है, उसमें प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और उनकी जो परेशानियां हैं यहाँ पर, चाहे वो किसान की परेशानी हो, बैंक की हो, इंश्योरेंस कंपनी की हो, राज्य की हो, किस वजह से वहाँ पर बीमा नहीं हो पा रहा है, प्रचार प्रसार या उस पैमाने पर इस पर हम उम्मीद करते हैं, उनको पहचानना, उनको दूर करना, यही हमारा लक्ष्य है कि हम दूर दूर तक उन ज़िलों में भी फसल बीमा लेके जाएं जहाँ पर इसका प्रचार प्रसार कम है या बीमित रकबा कम है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए
किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों की आय बढ़ सके इसके लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में बता दें आपको कि दिल्ली के अलीपुर के दरियापुर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र उजवा द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था कि हमारे किसानों को संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जा सके और साथ ही दो फसलों के बीच किस तरह से वो मूंग उगाकर अपनी फसलों की गुणवत्ता बेहतर बना सकते हैं और अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। इन तमाम बातों के बारे में जानकारी दी गई। तो क्या कुछ खास रहा इस संगोष्ठी में, आइए आपको दिखाते हैं। दिनांक 18 जून 2021 को कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा अलीपुर क्षेत्र के दरियापुर गांव में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर प्रशिक्षण दिवस का आयोजन भारत सरकार की परियोजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने उपस्थित किसानों का स्वागत करते हुए दिल्ली एवं देश भर में दलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में अवगत कराया। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत दिल्ली देहात के विभिन्न गांव दरियापुर, नागल ठकरान, तिगीपुर एवं पल्ला आदि में किसानों के 50 प्रक्षेत्रों 20 हेक्टेयर मूंग की उन्नत किस्म MH 421 का प्रदर्शन लगवाई, जिसमें किसानों को मूंग की उन्नत किस्म का बीज के साथ बीज उपचार के लिए राइजोबियम एवं फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा व सल्फर का वितरण किया गया। मैं राकेश कुमार, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा। आज हम लोग गांव दरियापुर में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन मूंग पे कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र के मैंडेट्स में जैसे हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, OFT और ट्रेनिंग्स है, उसका एक महत्वपूर्ण हमारा मैंडेट है अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। इसमें हम विभिन्न फसलों का प्रदर्शन करते हैं और इसमें खासकर हम जो NFSM के अंतर्गत जो दलहनी फसल है, जिसको सरकार दलहनी और तिलहनी को बढ़ावा दे रही है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नवीनतम प्रजाति जो कि हिसार यूनिवर्सिटी से निकाली गई है HM 21, इस प्रजाति का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और डेमोन्स्ट्रेशन मैच्योरिटी स्टेज में हार्वेस्टिंग के पश्चात हम उस प्रजाति का जो मूल्यांकन और किसानों के साथ हम फील्ड पे करके और उनको बताने का ये कोशिश किया गया कि ये प्रजाति इस क्षेत्र के लिए सूटेबल है तथा इसका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है। खासकर इस प्रजाति का लगाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि दो फसलों के बीच का जो है एक क्रॉप रोटेशन भी चेंज होगा, साथ ही साथ अगली फसल के लिए लाभदायक होगा। और ये कार्यक्रम जो है कृषि विज्ञान के केंद्र के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में लगाया गया है, हम उन क्षेत्रों में जाके और इस तरह का हम जो फील्ड डे जिसको हम प्रक्षेत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम गांव में 4-5 किसानों के यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। हम इन 5 डेमोन्स्ट्रेशन क्षेत्रों पे आसपास के गांवों को भी हम करीब 40-50 या 100 की संख्या में इकट्ठा करके उनको भी बताने की कोशिश की जाती है कि यह प्रजाति जो है इसका प्रदर्शन ऐसा रहा है और यह प्रजाति इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है और अन्य किसान भाई भी अपने खेत में अगले साल इस जो फसल चक्र है धान गेहूं के बीच में मूंग का अगर लगाते हैं तो उनको ज़मीन की उपजाऊ शक्ति के साथ साथ एक जो हमारा फसल चक्र है वो भी चेंज होता है, साथ ही साथ जो हम गैप रहता था इसमें एक एडिशनल इनकम लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया एडिशनल इनकम भी हो जाता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है। और यह क्योंकि एक सिंचाई में भी ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है और ये इसका ड्यूरेशन जो होता है 60 से 65 दिन का होता है। तो ये बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। इसी को लेके कृषि विज्ञान केंद्र उजवा आज यहाँ पे प्रक्षेत्र दिवस के रूप में मनाया और इसमें जो दरियापुर बवाना में है उसके आसपास के 2-3 गांव से किसानों ने भी भाग लिया और इसको आगे
जो भी लगाने के लिए उनको प्रेरित किया गया। जो दिल्ली क्षेत्र में धान और गेहूं की जो फसल चक्र है वो काफ़ी विस्तृत रूप में किसानों द्वारा अपनाया जाता है और उस धान और गेहूं के बीच में लगभग 2 महीने का टाइम बचता है किसानों के पास। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का प्रयास रहा है इस बार दिल्ली क्षेत्र में स्पेशल दरियापुर गांव है, इसमें हमने किसानों के लिए मूंग की वैरायटी दी है जो MS 421 है। इसकी विशेषता है इस वैरायटी क्योंकि ये 60 से 65 दिन में पक जाती है और जो धान और गेहूँ के बीच का जो फसल टाइम है उसका किसान भाई उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या है उन्हें तो एक तो आमदनी बढ़ती है, दूसरी जो है दलहनी फसल उगाने से जो हमारा फसल चक्र है, एक तो दलहनी फसल उगाने से जो हमारी ज़मीन है वो उपजाऊ होती है क्योंकि जो दलहनी फसल हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो फिक्स करती हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन ज़मीन में फिक्स होने से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती है और जो बीज का उत्पादन होता है इस वैरायटी से वो किसान भाई उसका उपयोग उसको जो है बेचने के बाद जो है अगली फसल जो लेते हैं धान की फसल लेते हैं उसमें उसकी जो अच्छी से उसका पालन कर सकते हैं, उसको जो है उगा सकते हैं और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है किसान भाइयों के। तो इस वैरायटी खास ये है कि ये वैरायटी एक समय पर पकती है और 60 दिन में पक जाती है और इस वैरायटी में जो ज़्यादातर जो वैरायटी होती है मूँग की उनमें येलो मोजेक बीमारी होती है वो आती है, मगर इस वैरायटी में नहीं है। और इस वैरायटी में जो पकने का जो टाइम है 60 दिन के अंदर सब एक साथ पक जाती है, फली नहीं झड़ती हैं इसमें बिल्कुल भी, जिससे कि फार्मर को जो है नुकसान कम होता है और एक बार में ही इसकी कटाई हो जाती है। इसे बार बार किसान भाइयों को जो है इसमें लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो टाइम है उसका उपयोग हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने दिल्ली के क्षेत्र में मूंग के ग्रीष्मकालीन मूंग के प्रदर्शन लगाए और यहाँ पे लगभग काफ़ी किसानों ने भाग लिया और किसानों ने खेत में देखा जाके कि इस वैरायटी क्या परफॉर्मेंस है और उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया और किसान भाइयों का किसान भाई काफ़ी खुश हैं और उनका जो बीज है इसका जो हमने वैरायटी लगवाई है MS 421 इसका जो बीज है वो किसान भाई अपने साथी किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे क्या है हमारा जो क्षेत्र है गेहूं धान वाला उसके बीच का जो समय है लगभग ज़्यादातर किसान भाई उसको कवर कर लेंगे और मूंग से ग्रीष्मकालीन, जिससे क्या है उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मेरा नाम ब्रजेश यादव, मैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में मृदा विशेषज्ञ हूँ। आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये दरियापुर विलेज में ये प्रक्षेत्र दिवस मूंग पे था, तो हम लोग आए थे, विजिट किए, किसानों को हमने उस पे मूंग के बारे में बताए हमारे साथीगण, साथ ही साथ किसानों को मिट्टी परीक्षण के बारे में भी बताया गया कि किसान अपने खेत जो उनका खेत खाली है इस समय, जैसे जून का मौसम है तो इस समय खेत जनरली किसान का खाली है, उसमें अपना खेत की मिट्टी का जांच कराएं, जिससे जांच कराने से उनको खेत में पता चले कि हमारे खेत में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, जिसका वो पोषक तत्व अगली फसल में प्रबंधन कर सके। साथ ही साथ वो अभी रबी का मौसम भी आए, जिस भी समय खेत खाली हो उस समय मिट्टी की जाँच जरूर कराएँ, जिससे खेत के स्टेटस उनसे पता चले, जिससे कि वो अपने खेत में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से किस तरह से वहां के किसान लाभान्वित हो रहे हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिकों का किस तरह से सहयोग उन्हें मिल रहा है, इस पर क्या कहना है हमारे किसानों का, आइए आपको दिखाते हैं। मैं सत्यवान गांव दरियापुर कला दिल्ली से आज कृषि विज्ञान केंद्र से सभी वैज्ञानिक गण और अध्यक्ष PK गुप्ता जी हमारे बीच में यहाँ पर 50-60 किसानों को जो है संबोधन किया और हमने जो मूंग का बीज दिया था कृषि विज्ञान केंद्र ने, हमने वो मूंग लगाई है। उस मूंग से जो हमने पीछे जो है उसमें धान लगाना है, तो हमारे पूर्वज भी परम वैज्ञानिक थे, वो भी कहते थे पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते चतुर किसान। जिस खेत में हमने धान लगाना है उसमें मूंग लगा दी तो उसमें एक तो हरी खाद मिल गई और राइजोबियम के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उससे नाइट्रोजन की भी लगभग पूर्ति हो जाती है और उससे हमारा ऑर्गेनिक धान अच्छे से जो है मतलब उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे 120 रुपये किलो हमने पहले ही मूंग बुक कर ली है और इससे हमारे को जो बीच में थोड़ा टाइम मिला इसमें हमने मूंग से अच्छा लाभ प्राप्त किया। और मैं और किसान भाइयों से भी ये कहूँगा कि बीच में जो ग्रीष्म काल का जो समय होता है उसमें मूंग लगाएं,
जिससे दलहन भी पैदा होगी और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। जो हमने गेहूं धान करते 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 ज़मीन को जो है एकदम ख़राब कर लिया है, उससे बीच में कुछ ने दलहन लगाए या और भी कोई जो है ढांचा लगा करके हम उसकी जुताई करते थे। हरी खाद के रूप में हमारे को खाद प्राप्त होगा। इसका जो है आज मृदा पे काफ़ी सुनने को मिला, समझने को मिला, क्योंकि जब तक धरती बलवान होगी तभी किसान धनवान होगा। जब तक धरती में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम होती जा रही है और धरती ने पानी को भी पीने की क्षमता जो एक लेयर बना ली है केमिकल से, उसको भी हमने जो है देखना पड़ेगा। केंचुआ के ज़मीन में कम होता जा रहा है, हमारे मित्र कीट भी कम होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जैविक जो है कार्बन बढ़ाने की ज़रूरत है। जैविक कार्बन गोबर से, हरी खाद से, पीएच भी इसका मेंटेन होगा। इसी के साथ जो है किसान अगर इस तरह से खेती करेगा तो घाटे का सौदा नहीं, बहुत मुनाफे का सौदा होगा। मैं रविंद्र ठाकरान, मैं गांव नंगल ठाकरान का निवासी हूं और यहां पे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आए हुए थे, तो इनको मैं फॉलो कर रहा हूं पिछले कुछ टाइम से। तो इन्होंने जो है मेरे को मूंग की खेती के लिए प्रेरित किया। कृषि वैज्ञानिक केंद्र के साइंटिस्ट जो आए थे वैज्ञानिक, इन्होंने, और मैंने पहली बार मूंग लगाई है, मेरे परिवार में पहली बार मूंग लगाई है हम लोगों ने। तो इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और जो वैज्ञानिक हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक, वो बहुत मदद कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा ये पहल है। ये पहल होनी चाहिए चारों तरफ, बल्कि जितने भी दिल्ली देहात है, अपना हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ के किसानों को भी सीखने का बहुत मौका मिलेगा अगर ऐसी मुहिम ये चलती रहेगी। और सत्यवान जी का मैं विशेष धन्यवाद करूँगा, भाई साहब को हम फॉलो करते हैं, इनकी वजह से ही जो है ना हम लोग, मैं मूंग की खेती के लिए प्रेरित हुआ हूँ। अभी इन्होंने हमें प्याज का बीज देने का वायदा किया है और जो प्याज की खेती है उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे, इन्होंने बताया है। तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की सोची है, पर पूर्वजों ने जिस तरीके से खेती करी तो उसकी वजह से मैं जॉब करता था, नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं और व्यवसाय कर रहे थे लोग। लेकिन अब जो मुहिम चली है ये नई, तो इससे हमें लगता है कि शायद हमारे गाँव देहात में हमारी खेती से हम लोग अपनी जीविका चला सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि देश के अलग अलग राज्यों से गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे किसानों से गेहूं की खरीदारी लगातार कर रही हैं और इस बार की जो खरीदारी है बम्पर रिकॉर्ड बनाया है उसने। बता दें आपको कि बीते साल के मुकाबले 12.5% इसमें इजाफा हुआ है और इससे किसानों को किस तरह से लाभ मिल रहा है आइए आपको दिखाते हैं। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 839,41,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया। लगभग 124 लाख किसान इस खरीद कार्य से लाभान्वित हुए। सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 8,60,368.59 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है, जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है। अब तक 431,12,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है।
2020-21 के पिछले उच्च स्तर ने 389,92,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 382,88,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। राजस्थान में गेहूं की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर 22,50,000 मीट्रिक टन पर पहुंच गई है। लगभग 48,75,000 किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुई खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85,146 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 839,41,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 748,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 124 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,58,479 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान करके खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। धान की खरीद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773,45,000 मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है। 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 107,83,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1,74,000 मीट्रिक टन खोपरा को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभान्वित साबित होंगी। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।